क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। मुझे आंसर बताइएगा। ये आपके सामने पैराबोला लिखा है 2x² + 3x - 4y + 5 = 0। आपको बताना है कि इस पैराबोला पे जितने भी फोकल पॉइंट होंगे उन सबको डायमीटर मान लीजिए। अगर मैं सर्कल्स बनाता हूँ तो सारे सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्ट क्या फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या शिफ्टेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट होगा सबसे पहले शिफ्टेड का स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर उसको कैपिटल एक्स और। अब इसी के अंदर अगर आप लोगों को बोला जाए कि इसका एक फोकल कोड है, उस फोकल कोड का दो सेगमेंट जो तो एक सेगमेंट का लेंथ 4 है और दूसरा सेगमेंट का लेंथ 3 है, और मुझे उस पैराबोला का अलग इक्वेशन ले लेते हैं। पैराबोला नहीं पता है पर ये पता है कि उसका फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का लेंथ पता है 4 और 3, और आपको फिर पूछा गया है कि इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा। क्या मिलेगा? इससे से मिलेगा हार्मोनिक मीन से। इन दोनों का क्या ढूंढेंगे? हार्मोनिक मीन कैसे ढूंढते हैं? 2 × 4 × 3 अपॉन, तो वो क्या देगा आपको? सेमी लेटेस्ट रेक्टम, और उसका डबल करूंगा तो लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, ये पैराबोला गिवन है y² - 4y - 2x + 1 = 3, y² - 4y - 2x + 1 = 0, और बोला गया है कि इस पैराबोला पे जो टेंजेंट्स बनेंगे, 3 टेंजेंट्स, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो बनेगा वो नीचे में से कौन से पॉइंट से पास होगा? इसके 3 टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो सर्कल बनेगा, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल जो बनेगा, वो नीचे में से कौन से पॉइंट से पास होगा, वो पता करना है। कौन सी प्रॉपर्टी?
ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स। ऑर्थो सेंटर की बात करना, तीनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो सर्कम सर्कल बनता है कहाँ से पास होता है? फोकस से पास। कहाँ से पास होता है? और मुझे क्या पूछेगा कि सर्कल कहाँ से पास होगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या फाइंड करना है? इसका फोकस फाइंड करना है। तो ये इसका फोकस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 2x माइनस 1। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करोगे? +4, मतलब वही dy के साथ डिवाइड करूंगा, तो 2x माइनस 1 प्लस 4 क्या हो गया? ये y माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया? 2x प्लस 3, फिर y माइनस 2 का स्क्वायर, 2 कॉमन, मतलब क्या बचेगा? x प्लस, फिर इसको कैपिटल Y, इसको कौन सा पैराबोला है? राइट साइडेड पैराबोला का फोकस a कितना है? 1/2। ये जो 1/2 कॉमा 0 है वो किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? फोकस की नहीं है, मतलब फोकस है, बट किसकी वैल्यू है? कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो आपको, तो आपने हम लोगों ने y माइनस 2 को कैपिटल Y और x प्लस 3/2 को कैपिटल X माना था। तो फिर ये वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा? कैपिटल X और, अगर यहाँ पर 1/2 डालता हूँ तो स्मॉल x कितना आएगा? 1/2 माइनस 3/2, तो माइनस, और इसको 0 रखूंगा तो y इक्वल टू 2। तो कौन सा पॉइंट से पास हो रहा होगा? -1, और वही 3 पॉइंट पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला होगा टेंजेंट का, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? कहाँ पर लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आप लोगों का टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का, अगर मुझे इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल ढूंढना है तो क्या ढूंढेगा? डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का टेंजेंट का स्लोप कौन? y इक्वल टू mx प्लस a बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट a बाय x स्क्वायर कॉमा, और ये तो कभी यूज होता है जब वर्टेक्स 0,0 अगर शिफ्टेड होगा तो x कोऑर्डिनेट में क्या ऐड करना पड़ेगा? s, और y कोऑर्डिनेट में k, मतलब सर्कल में भी करते हैं। पैराबोला के नॉर्मल के, पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन कोई भी फॉर्म बता दो, स्लोप फॉर्म बताओगे तो भी चलेगा, और पैरामेट्रिक फॉर्म बताओगे तो भी चलेगा। y को mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y को mx माइनस 2am माइनस am। अच्छा, नॉर्मल का m और t के बीच में क्या रिलेशन? इक्वल टू, और टेंजेंट का स्लोप को पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन? इक्वल टू 1/m। कोनॉर्मल पॉइंट से, तो 3 कोनॉर्मल पॉइंट को, अच्छा कोनॉर्मल पॉइंट के कोऑर्डिनेट m स्क्वायर कॉमा, और तुम लोग इतना सोचते क्या हो? तुमने भी बताया t इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल का? t और m के बीच में क्या रिलेशन है? t इक्वल टू -m। पैरामेट्रिक पॉइंट पे याद हो ही चुका है क्या होता है? तो t की जगह पर -m डाल दो तो क्या होगा? कोनॉर्मल पॉइंट m स्क्वायर कॉमा, अब किसी भी पैराबोला पे मैक्सिमम कितने कोनॉर्मल पॉइंट मिलते हैं? 3 ही नॉर्मल बन सकते, तो वो तीनों कोनॉर्मल पॉइंट को जोड़ कर ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है? एक्सिस पे। ऐसा कौन सा नॉर्मल होता है जो फोकस से पास होता है? एक्सिस, उसको छोड़ के और कोई ऐसा नॉर्मल होता है जो फोकस से पास होता है? नहीं होता। एक्सिस अकेला ऐसा नॉर्मल है कि जो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। लास्ट में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। क्या था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी?
क्या था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, एक्सिस के पैरेलल जितने भी इंसिडेंट्स आएंगे वो सारे के सारे पैराबोलिक मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे और कहां से पास होंगे, अब देखो लास्ट की 2-3 प्रॉपर्टी और है। एक तो एरिया को लेके प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर सपोज मैंने ए बी और सी पॉइंट को यूज करके 3 टेंजेंट बनाए, तो तीनों टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके तीनों टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वापस वो भी एक ट्राइंगल देगा PQR, तो तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी एक ट्राइंगल बनता होगा, राइट। तब आपको 2 ट्राइंगल दिखेंगे, PQR और एक ओरिजिनल पॉइंट जहां से आपने टेंजेंट बनाया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जिसके, राइट। तो 2 ट्राइंगल तो दोनों का एरिया भी होगा, 2 ट्राइंगल तो दोनों का एरिया भी होगा। मैं ए के कोऑर्डिनेट को अगर 8t1² 2at1 बोलूं तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8t2², दोनों में पैरामीटर तो बदल t का 8t3² 2a, तो मुझे t का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा a t2 t3 e और t2 प्लस t3, q का कोऑर्डिनेट यहाँ से टेंजेंट a t1 t2 e और t1 प्लस t2, और r का कोऑर्डिनेट तो अगर मेरे पास अगर ट्राइंगल के तीनों पॉइंट है तो एरिया मिल जाएगा, है ना। तीनों पॉइंट से एरिया निकाल लूंगा, एबीसी का भी एरिया निकाल लूंगा। ये दोनों का एरिया को जब आप कंपेयर करोगे ना कभी भी, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमेशा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिलेगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, वैसे पूरा डिराइव कर सकते हो अपने, बट मैंने आपको बता दें डिराइव कैसे होता होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद रख लो। एबीसी का जो एरिया होगा, एबीसी कौन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां से आप ट्राइंगल बनाते हो वो ट्राइंगल और उसके टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो एबीसी का जो एरिया होगा वो हमेशा PQR के एरिया से डबल होगा, एरिया हमेशा डबल होगा। ये एरिया की प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। सेकंड, अगर मेरे पास पैराबोला पे 3 पॉइंट है x1, y1, x2, y2 and x3, y3, ये तीनों को मिल करता तो एक ट्राइंगल बनता है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो ट्राइंगल के एरिया से तब कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, मॉड ऑफ हाफ ऑफ मॉड x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, करेक्ट। अब इसको थोड़ा इजी का भी बहुत सारे वेरिएबल है, अगर इसको थोड़ा इजी करना तो पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया जाए, तो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा, ये क्या बनेगा आपके पास 81² 281, ये क्या बनेगा 82² 282, और ये क्या बनेगा 83² 280। अगर इन सबको अगर पुट कर लिया जाए यहाँ पर x1 की जगह पर 81², y2 की जगह पर 282 और y3 क्या है 283, x2 82² y3 283 y1 281 x3 83² y1 281 और y2 282। क्या कॉमन है यहाँ से 2h, और यहाँ पर a 2h² हो जाएगा बाहर, यहाँ से भी 2h² हो जाएगा, और यहाँ पर भी, तो पूरे में से बाहर क्या आ जाएगा, तो 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा h², और अंदर क्या बचेगा
T1 square into T2 minus T3 plus T2 square into T3 minus T1 plus T3 square into T1 minus T2, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, ये क्या होगा, T1 square T2 माइनस T1 square T3 प्लस T2 square T3 माइनस T2 square T1। इसको ऐसे रख देते हैं क्योंकि सारे एक साथ ओपन करने को समझ नहीं आएगा, दो दो को जोड़ करते हैं। इसमें सर इसमें से क्या कॉमन, तो आपको उन सबको साथ में ले लेना चाहिए जहां पर आपको कॉमन ले पाओगे। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या रहेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, T3। तो अंदर क्या रहेगा, माइनस T3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, क्या रहेगा, T1 स्क्वायर माइनस, और T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर के दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, T1 माइनस T2 है T1 प्लस T2। अब तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से T1 माइनस, तो अगर तीनों में से अगर मैंने T1 माइनस T2 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा मेरे पास, T1 T2 माइनस T3 T1 माइनस T3 T2, ये ब्रैकेट के ओपन कर लिया, और यहाँ पर प्लस T3। इन दोनों में से क्या कॉमन, क्या कॉमन, T1। तो क्या रहेगा, T1 कॉमन लोगों तो क्या रहेगा, T2 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन, माइनस T3। तो क्या रहेगा, T2 माइनस, तो वापस दोनों में से क्या कॉमन, क्या कॉमन, तो क्या मिला, a स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2, दोनों से T2 माइनस T3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, T1 माइनस T3, करेक्ट, समझ आया। अब अगर इसको अगर आप ध्यान से सोचोगे कि ये फॉर्म जो आया उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो फॉर्म में ध्यान से देखेंगे तो अपनी नॉर्मल फॉर्मूला क्या होती है, हाफ ऑफ अंदर जो वर्टेक्स होते हैं, तो ये पूरे को टू ए T1 माइनस 2a T2 इंटू 2a T2 माइनस 2a T3 इंटू 2a T3 माइनस 2a T1। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें क्या कॉमन है, 2a में क्या कॉमन है, 2a। आप लोग को आप देखोगे तो अपने डीपीटी में जो डीपीटी अपने की एक डीपीटी उसके अंदर 14 क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी सोल्व ही नहीं किया, तो डीपीटी टोटल 14 क्वेश्चन, वो निकाले पर 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाकी था उसके अंदर 14 का। क्या प्रूव करना था कि अगर आप लोगों के पैराबोला के अगर 3 पॉइंट है x1y1 x2y2 और x3y3, जिसका डायरेक्टली एरिया किसके बराबर होता है, 1/8 इंटू मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1 के बराबर है ना, ये प्रूव करना था। अब मेरे पास एरिया फाइंड, मेरा एरिया ये है, अब जो हमें प्रूव करना उसके हिसाब से चले तो बाहर कितना चाहिए, तो 1/8 है, और y1 माइनस y2 ये लिखा हुआ ही मैंने, y1 माइनस y2, ये y2 माइनस y3, और ये y3 माइनस y1। इसमें क्या कॉमन है, 2a यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो 2a कितनी बार बाहर जाएगा, 3 बार, तो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, 8a क्यूब डिवाइडेड बाय, तो अंदर क्या बचेगा, T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1, और ये 8 कैंसल, a कैंसल, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर, और वही यहाँ आया था। इसका मतलब कि ये जो है वो बेसिकली है तो यही 1/8 इंटू मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1, जो आप लोग को प्रूव करना था। तो अब मेरे पास अगर कभी भी अगर ट्राइंगल के अंदर के अगर 3 पॉइंट दिए जाएंगे तो मुझे एरिया फाइंड करने के लिए एक्स के कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा।
मैं डायरेक्टली ये अप्लाई करूँगा, मुझे एरिया मिल जाएगा 1/8 इंटू y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बनाया गया ट्राइंगल और टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल के एरिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो एबीसी से जो एरिया बनेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो एरिया बनेगा वो डबल होगा। किससे डबल होगा, बाहर जो ट्राइंगल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। फिर तीसरा एरिया में पीएफ और पीए भी याद रख लीजिएगा। हमें पता है कि बाहर से मतलब एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो वहां से कितने टेंजेंट बना पाएंगे, 2। इसको बोलेंगे आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पी है, ये ए है, ये बी है, तो पीए से भी तो एरिया मिलेगा। अगर पीए बी की एरिया फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे, मैं आपको पैराबोला दे देता हूँ, मैं आपको पी पॉइंट दे देता हूँ और आपको पीए बी का एरिया फाइंड करना है, कैसे करोगे। मैंने दे दिया, ये इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x और पॉइंट है कोऑर्डिनेट 1,4 नहीं, हाँ ठीक है 1,4। एक्सटर्नल पॉइंट 1,4 एंड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से बना गया ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालो। मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x तो a2 है, आप बोलो तो इसको a_t1 t2 लिख दे, मतलब 2t1 t2 a_t1 t2 a of t1 plus t2, यही बोल रहा हूँ ना। और फिर आप बोलो इसको इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेट करूंगा तो t1 t2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और t1 plus t2 हो जाएगा 2 टाइम t1 plus t2 4 के बराबर है, तो t1 plus t2 2 हो जाएगा। और फिर आप यही सोच रहे कि दोनों को सोल्व करने के तो t1 t2 मिल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसकी वैल्यू a_t1 स्क्वायर 2a_t1, इसकी वैल्यू a_t2 स्क्वायर 2a_t2, तो आपके पास फिर क्या नहीं है, t1 t2 नहीं है। ठीक है, इनको रिलेशन को सोल्व करके आप लोग t1 t2 निकाल लो। फिर तीनों पॉइंट पता होगा तो आप लोग एरिया का एरिया निकल जाएगा, फिर तो तीनों पॉइंट पता है। सही है, और कोई मेथड, ये भी तो कर सकता था। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का डायरेक्ट इक्वेशन होता है क्या, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा, t इक्वल टू 0, t मतलब टेंजेंट का, तो y स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है, y/1 कितना है 4 और x की जगह पर क्या रखना है x प्लस x1/2, तो 2 4 जा 8, ये 4 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू x प्लस 1 मतलब x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। t निकल गया, p से लेके t का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, जो क्या ट्राइंगल का क्या बन जाएगा, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ 1 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय √2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। तो ऊपर आया 1 प्लस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 का मॉड 2 बाय √2, ये √2 क्या मिला आपको, परपेंडिकुलर हाइट मिला, पर हाइट से तो काम होगा नहीं, बेस भी चाहिए, बेस का लेंथ के लिए फिर वही करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो इक्वेशन आया उसको और इसको सोल्व कर लिया जाए, है ना। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू x, y की वैल्यू कितनी, x प्लस 1, y की जगह पर जब आप x प्लस 1 रखोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना भी चाहिए था ना, क्योंकि आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2, इसको सोल्व करते हुए 2 पॉइंट मिल जाएंगे और x के 2 पॉइंट होगा तो y के भी 2 पॉइंट। अगर मुझे दोनों पॉइंट पता होगा तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से बेस मिल जाएगा, सही है। फिर एरिया इक्वल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके मुझे एरिया भी मिल जाएगा। तो दोनों मेथड चाहिए, बट दोनों मेथड लेंदी है। इसमें भी आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा,
यहाँ पर भी इस पॉइंट को निकालने के लिए आप लोगों को कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दोनों में टाइम उतना ही लगेगा। तो इससे जो पैटर्न बनता है, इससे जो आंसर आता है उसके पैटर्न, वो पैटर्न आपको याद रख लेना है। वो पैटर्न क्या है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं इतना टाइम नहीं, इतना टाइम दो उसके पीछे। तो 1/2x y1 स्क्वायर माइनस 4x1 रेज़ टू पावर 3/2, बस उसको अप्लाई कर लेना, डायरेक्ट में आंसर आ जाएगा। और इसको भी मैं आपको बहुत इजीली बताया था कैसे याद करना है। ये जो पॉइंट है, मैंने क्या किया था, डायरेक्ट के साथ S1 किया है। ये पॉइंट को उठा के, ये मेरे पास पैराबोला है, ये कोऑर्डिनेट को मैंने लिया x1, y1, ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4x। ये पॉइंट को जब आप पैराबोला में डालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व को क्या बोलते हैं? अच्छा वापस याद करो, ये एक था SS1 इक्वल टू t² और ये सारी बातें, उसमें S क्या है? S क्या है? कर्व का इक्वेशन। S क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है वो कि सर्कल का इक्वेशन ना पैराबोला का, ऐसा कुछ भी नहीं। S क्या है? कर्व का इक्वेशन। S1 क्या है? तो पॉइंट को जब आप कर्व में डालते हो तो आपने इसमें क्या किया, पॉइंट को कर्व में तो डाला है, x1, y1 को आपने इसी में तो डाला है। तो क्या हो जाएगा, x1, y1 को डालोगे तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1, कोई लिखा नहीं है, y1 स्क्वायर माइनस 4x1। तो आपको पॉइंट को उठा के डायरेक्टली डाल देना है पैराबोला के इक्वेशन में। राइट, जो भी कांस्टेंट आएगा उसका पावर क्या लेना है, 3/2 इंटू 1/2x, और ये तो मिल जाएगा पैराबोला की इक्वेशन में। राइट, तो जैसे अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होता तो मैं डायरेक्टली इससे कैसे फाइंड कर लेते हैं, एरिया डायरेक्टली मिल जाता मुझे 1/2 है। ए कितना था, 2, ये पॉइंट को उठा के इसमें डालूंगा, y की जगह पर 4 का स्क्वायर 16, x की जगह पर 1, 8 उस तरफ गया तो 16 माइनस 8, उस 8 का पावर 3/2, 8 का पावर 3/2, 8 का पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2/3, या तो फिर आप ये लिख सकते हो ना, 8/1/2 मतलब क्या हो गया, 2√2। 8 का पावर 1/2 मतलब 8 का स्क्वायर रूट ना, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2√2, उसका पावर 3, तो 2√2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 16√2 डिवाइड बाय 4, तो एरिया इक्वल टू 4। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4√2। मुझे पॉइंट की जरूरत नहीं, मतलब पॉइंट की जरूरत है, ऐसा नहीं पॉइंट की जरूरत नहीं, पर उसी पॉइंट को निकाल के जो शॉर्टकट बना है या तो जो पैटर्न बना है वो ये है। तब इसको याद कर लेना, हम इतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो एरिया को लेके आपको 3 प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, एक ये, सेकंड ये और थर्ड, ये तीनों आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आप लोग को याद कर लेना।
वाह, तो थर्ड वाला जो उसको डायरेक्ट बस इतना ही लिखना है, एग्जांपल दे रहा था इतना लिख दो। तो ये आप लोगों को एरिया को लेके अगर कोई क्वेश्चन बन जाए पैराबोला में या पूछा जाए तो आपको ये प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब भी जरूरत पड़ेगी। ये आप लोग को पैराबोला का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी बोल लो, कंसेप्ट बोल लो। मैंने पी पॉइंट से एक टेंजेंट बना और उसी पॉइंट से एक नॉर्मल बन, तो यहाँ से टेंजेंट बनेगा वहां से नॉर्मल भी बनने वाला है। पी का कोऑर्डिनेट 80² 280, पी का कोऑर्डिनेट 80² 280, जिसमें आप लोग को चार चीजें दिख रही है। PQ दिख रहा होगा, PQ दिख रहा है, इस PQ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। PQ को क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर आपको PR दिख रहा होगा, तो PR को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। PR is called length of normal, right? और QN जो है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब। ये सिर्फ पैराबोला की बात करें, कोई भी कर्व इरेगुलर टाइप ऑफ कर्व होता है, उसके अंदर जब भी आप लोगों को टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है तो उस कर्व पे ड्रॉ किया टेंजेंट जहां पर एक एक्सिस को कट करे वहां तक का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कर्व कोई भी। क्योंकि जहां से टेंजेंट बनेगा वहां से नॉर्मल भी बनेगा, राइट? तो जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल।
फिर जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट नॉर्मल फाइंड किया वहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एन आपका फुट हो जाएगा। तो एन जो फुट होगा वहां से लेके वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना एक्सेस, तो क्यूएन को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एनआर को बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एनआर को बोला जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब मुझे अगर पीक्यू का लेंथ फाइंड करना है तो पीक्यू का लेंथ के लिए आपके लिए इक्वेशन तो पता ही है टेंजेंट का क्या होता है, y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। अगर मुझे एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y को 0 रखना पड़ेगा। अगर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, इनके बीच का अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालूंगा, वही मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। उसके लिए कुछ अलग से नहीं याद है, तो कितना आंसर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको, राइट। लेंथ ऑफ नॉर्मल, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड करें तो नॉर्मल का इक्वेशन मुझे पता है y इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस एटी क्यूब। अब इसने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया वो पता करना होगा, तो y को 0 रख लूंगा, y को 0 रखा, माइनस एक्स टी को शिफ्ट किया तो प्लस एक्स टी हुआ, टी टी कैंसिल हुआ, तो आप लोग का कोऑर्डिनेट क्या बन गया 2a प्लस एटी स्क्वायर कॉमा 0। इसको 0 रख के इसको शिफ्ट करके एक टी कैंसिल करोगे तो 2a प्लस एटी स्क्वायर ही तो बचेगा, और फिर इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, राइट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब इसके बीच का लेंथ, इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, 80 स्क्वायर कॉमा 0, तो 80 स्क्वायर कॉमा 0 और माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0 के बीच का डिस्टेंस 280 स्क्वायर, तो 280 स्क्वायर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एक्सिस ऑफ p, मतलब p का एक कोऑर्डिनेट ही तो है वो 80 स्क्वायर आया, सही है। तो 80 स्क्वायर क्या है बेसिकली, इस पॉइंट से अपने टेंजेंट नॉर्मल बना है उसका एक कोऑर्डिनेट ही तो है। तो अगर कभी भी मुझे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना और मुझे वो पॉइंट गिवन हो तो मैं उसका एक कोऑर्डिनेट पे डबल कर दूंगा, इसको याद रख लेंगे, राइट। अब बचा क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कौन है एनआर, एनआर का लेंथ निकालना है तो मैं से बोल सकता हूँ वर्टेक्स से लेके, वर्टेक्स 0,0 है ना, तो वर्टेक्स से लेके आर के डिस्टेंस में से वर्टेक्स से लेके एन तक का डिस्टेंस माइनस कर लिया जाए, वर्टेक्स से लेके आर तक का डिस्टेंस 2a प्लस 80 स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना, तो 2a प्लस 80 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में t आया ही नहीं, t नहीं आया, ये ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू देगा क्योंकि ये बदलने नहीं वाला। जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू t, पॉइंट बदलेगा तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी बदलेगा, पॉइंट बदलेगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बदलेगा, पॉइंट बदलेगा तो लेंथ ऑफ नॉर्मल भी बदलेगा, बिकॉज सब कुछ t पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर t ही नहीं है, इट मीन इस पूरे पैराबोला पे आप कहीं से भी टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करो, कहीं से भी इनफाइनाइट पॉइंट है उस इनफाइनाइट आप कहीं से भी टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करो, उसका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमेशा कांस्टेंट है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है, राइट। कोई पूछे कि पूरे पैराबोला में ऐसा क्या होता है टेंजेंट नॉर्मल को लेके कि जो कभी नहीं बदलता है, तो हम क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और लेंथ है, लेंथ को क्या फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो कि शिफ्टेड फॉर्म हो कि रोटेशनल फॉर्म, कभी भी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है तो क्या निकाल देने का 2a, मतलब क्या होता है सेमी लेटर सिस्टम का आधा निकाल देने का, तो आपको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो 4 टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखेंगे, उसमें ये और ये टर्मिनोलॉजी ध्यान होगा तो निकाल लूंगा मैं कि क्या होता है, पर ये जैसे प्रॉपर्टी याद रख लोगे तो वो भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इस चारों लिख लो, ये आपकी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है पैराबोला की। यहाँ पर पैराबोला के जितने भी काम के प्रॉपर्टीज या कंसेप्ट मैंने सारे बता दिया।
x एक्सिस के लिए, मतलब यहाँ पर x एक्सिस है, फिर शिफ्ट करोगे तो एक्सिस के लिए, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो फिर एक्सिस माना जाएगा। एक्सिस पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहां तक का। हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों की जो भी पैराबोला की सारी बता दी, इसमें काफी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को रिपीट होंगी। अगर आपने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज समझ लिया है तो काफी इजी हो जाएगा आपके एलिप्स हाइपरबोला के लिए समझना। मुझे दिया x square plus y square equal to 1 and y square equal to 4x. x square plus y square equal to 1 and y square equal to 8x. और बोला जाता है कि इन दोनों का कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। एक सर्कल है, एक पैराबोला है, आप लोगों को इनका कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या लग रहा है कैसे निकालेंगे? x square plus y square, अगर डायग्राम बनाए x square plus y square 1 जिसका सेंटर 0,0 होगा
रेडियस 1 होगा, y स्क्वायर इक्वल 8x राइट साइडेड पैराबोला है। आप लोग कुछ कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, एक एग्जांपल की सबसे साथ, वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता है। उसका इक्वेशन क्या होगा वो बता दो। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, आपके पास टेंजेंट के कितने फॉर्म होते हैं? 3। कौन कौन सा? कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? पैरामेट्रिक फॉर्म या तो फिर स्लोप फॉर्म, राइट? पैरामेट्रिक फॉर्म भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों में पैरामीटर भी अलग अलग है। सर्कल में पैरामीटर क्या होता है? सर्कल में पैरामीटर क्या होता है? सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? तो पैरामीटर कौन है? थीटा। कोस थीटा नहीं होता, कौन होता है? थीटा बदलता है, कोस तो उसके साथ साथ में चलता है, इसलिए बदलता कौन है? थीटा। और पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट, उसका पैरामीटर कौन? तो दोनों में पैरामीटर भी तो अलग अलग है, तो आपको ऐसे केस में यूज करना चाहिए स्लोप फॉर्म। क्या यूज करना चाहिए? स्लोप फॉर्म। सर्कल का स्लोप फॉर्म, सर्कल का स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस माइनस r कितना है इसका? 1 इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। और वही स्लोप फॉर्म अगर पैराबोला के लिए यूज करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a कितना है? 2 बाई m। ये भी वही टेंजेंट का इक्वेशन है, ये भी वही टेंजेंट का इक्वेशन, बस मुझे दोनों में क्या नहीं पता है? m। दोनों में क्या नहीं पता है? m। तो बाकी सब कुछ तो सेम ही है, इसको भी तो सेम होना पड़ेगा। अगर दोनों टेंजेंट एक ही टेंजेंट की बात हो रही है तो फिर इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? तो कभी भी दो डिफरेंट कर्व हो और उनका कॉमन टेंजेंट निकालना हो तो दोनों के c को इक्वेट कर लेना। क्या करना है? तो डिफरेंट कर्व हो, जैसे एक पैराबोला है एक सर्कल है, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ दोनों सेम भी क्यों ना हो, अगर मुझे दो पैराबोला के भी कॉमन टेंजेंट निकाले, एक अपवर्ड है एक राइट साइडेड है, तो भी क्या करोगे? दोनों के d को इक्वेट करोगे। दोनों के किसको इक्वेट करोगे? g को इक्वेट करोगे। तो जैसे इसमें c, क्योंकि y इक्वल mx प्लस mx तो सेम ही होता है, तो जो बदलता है वो c बदलता है, तो दोनों का अगर मैं इक्वेट कर लेता तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई m। रूट को हटाना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करूंगा तो प्लस माइनस का सेम बचता नहीं है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, m रेज़ टू 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंपल करने के लिए m स्क्वायर को t ले लेते हैं। थोड़ा सिंपल करने के लिए अगर मैं m स्क्वायर को t ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0। करेक्ट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा। तो वहां से तो फैक्टराइज हो जाता तो फैक्टराइज कर लेंगे, अगर फैक्टराइज नहीं हो पाया, जैसे इसका टाइप से फैक्टराइज नहीं हो रहा दिख रहा है मुझे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प ले लेंगे। क्या हो जाएगा? t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2n। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया? t इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 17/2। तो t की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी? -1 प्लस रूट 17/2 और -1 माइनस रूट 17/2। कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है t की? -1 माइनस रूट 17/2। क्यों ऐसा? t m स्क्वायर है और m स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का स्क्वायर नेगेटिव कैसे होगा? तो m स्क्वायर की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी? -1 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2। मैंने ऐसे कुछ भी समझाने के लिए इक्वेशन ले ली, इसलिए थोड़ा सा इनकी वैल्यू आपको अजीब सी मिल रही है, राइट? वरना मेरे हिसाब से आपको जब देंगे तो थोड़ा सीधा साधा सी वैल्यू मिलेगा। पर अगर मान लेते हैं मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है? m स्क्वायर ये है, m इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ -1 प्लस रूट 17/2। तो m ही तो मिसिंग था, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सेम ही आंसर आना है, क्योंकि दोनों की इक्वेट करके तो मिला है। तो किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा
तो मेरे दो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है कि एक टेंजेंट ऊपर बनता होगा, एक टेंजेंट, इसलिए आपको प्लस माइनस की दो वैल्यू आ रही है, तो आप लोगों का कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, क्या करना है, जब भी आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसका कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है, तब क्या करोगे, इन दोनों के सी को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कभी ऐसा आया, जैसे यहाँ तो चलो दोनों को आप पहचानते हो, सर्कल को भी पहचानते हो, पैराबोला को पहचानते हो, मैं बोलूँ कि suppose y square equal to 8x and मतलब कुछ ऐसा कुछ आ जाता है जिसको हम पहचानते भी नहीं, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना है, तो क्या करना, ठीक है, सी को इक्वेट करने के लिए दोनों को जानना भी तो पड़ेगा आपको, आप तो दोनों को नहीं जानते, इसमें आप सिर्फ पैराबोला को जानते हो, दूसरे को नहीं जानते हो, तो फिर मुझे अगर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो तो मैं क्या करना चाहिए, पहले तो इसका तो टेंजेंट का इक्वेशन पता ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई, ये मेरा आंसर है, बस मुझे क्या ढूंढ लेना है, वो कैसे ढूंढ लूंगा, ये जो लाइन है वो इसका भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है ना, वो इसका तो टेंजेंट है, बट उसको इसका भी टेंजेंट बनना है, क्या करेंगे, तो क्या करना है, इंटरसेक्ट करेगा तो कौन सा कंसेप्ट पे जाएंगे, ये अगर इसका टेंजेंट है तो क्या कंसेप्ट है, कोई भी दुनिया का कर्व का कोई भी लाइन टेंजेंट है तो क्या कंसेप्ट है, क्या होगा, d इक्वल टू 0, वेरी गुड भाई, एक ही सॉल्यूशन मिलता होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट को, यहाँ पर ये c को ले बाय कैसे लाए थे, हमने इसी तो कंसेप्ट से लाए थे, y को mx प्लस c को पैराबोला में डाल दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन कब होगा, जब उसका d 0 होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस 2/m को यहाँ डाल दूंगा, तो y इक्वल टू mx प्लस 2/m को जब डालूंगा तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस x के क्वाड्रेटिक का d को क्या होना पड़ता होगा, 0, x स्क्वायर प्लस x इंटू y की जगह पर हमने डाला mx प्लस 2/m is plus 5 equal to 0, तो x square plus mx square plus 2x by m plus 5 equal to 0, तो x square into 1 plus m plus 2 by mx plus 5 equal to 0, इसका d को किसके साथ इक्वेट करूंगा, 0 के साथ, d क्या होता है, b square minus 4h, तो b square minus 4h जाएगा, m के टर्म्स में आएगा ना, उसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, किसकी वैल्यू आ जाती है, m की, और क्या चाहिए, m ही तो चाहिए था, m ही तो नहीं पता, m डाल दूंगा। तो अगर दो कर्व को जानते हो तो इस सब में मत पढ़ो, क्योंकि उसका काम मैंने इजी करके आपको यही कंसेप्ट आपको सी ढूंढ के बता दिया, तो आप डायरेक्टली सी को इक्वेट कर लो, और अगर नहीं जानते हो किसी को तो फिर जिसको जानते हो उसका फॉर्म लेके उसको दूसरे में पुट कर लो और डी को 0 कर लो, m निकल आएगा, क्लियर, ठीक है, मॉड्यूल्स में 62 पेज निकालो, 2025 के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछते हैं ये। सबसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर 87, यदि 87 में two parabola have the same focus, 4,3 and directrices are the x-axis and y-axis, दो पैराबोला, एक का डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस, एक का डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, a और b पॉइंट पर, तो आपको बोला जैसे ए बी का स्क्वायर निकाल के दो, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना और उसका स्क्वायर करना है, कैसे करें,
पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? पैराबोला के इक्वेशन। और पैराबोला के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? फोकस एंड फोकस क्या है दोनों का? 4,3। पहला पैराबोला जिसका फोकस है 4,3 और डायरेक्ट्रिक्स है एक्स एक्सिस का इक्वेशन। दूसरा पैराबोला है जिसका फोकस है 4,3 और डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस जिसका इक्वेशन। जब मेरे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होते हैं तो मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करता हूँ? SP इक्वल टू PM। SP इक्वल टू PM। SP मतलब फोकस से लेके मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू PM। PM मतलब मूवेबल पॉइंट से लेके y इक्वल टू 0 तक का डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y अपॉन 1, x का क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस y का क्वेश्चन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। रूट और मॉड हटाने के लिए तो क्या मिला यहाँ पर? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 y स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल, माइनस 6y प्लस 9। तो इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ऐसे की इक्वेशन मिलेगा। शिफ्टेड फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों का y एक्सिस दे रखा है, तो सर x एक्सिस दे रखा है। ये आपका इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर SP इक्वल टू वापस PM। SP के लिए रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM मतलब मूवेबल पॉइंट से लेके x इक्वल टू 0 तक का डिस्टेंस मॉड x। रूट और मॉड दोनों को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो क्या रहेगा आपके पास? y स्क्वायर माइनस 6y और इसका x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका 16 प्लस 9 25 और मिडल टर्म माइनस 8x इक्वल टू 0। ये दो पैराबोला है, बोला गया कि दोनों पैराबोला दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? A और B पे। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? A और B पे। तो आपको बोला गया है, आपको पूछा क्या गया है कि उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर निकालो। यहाँ तक तो पैराबोला का कंसेप्ट हो गया, राइट। अब मुझे बताओ वो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो मान लेते हैं कैसे पैराबोला है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लेता हूँ x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x2, y2। तो आपको तो क्या ढूंढना था? AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये निकालना। क्या करना? एक ऑप्शन है कि दोनों को सोल्व करके पॉइंट पूरा निकालो, पर वो इजी नहीं होने वाला है। ये जिस तरह से इक्वेशन हम दोनों को सोल्व करना इजी नहीं होने वाला है, पर इस केस में तो फिर भी हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप देखोगे इन दोनों में दो चीजें कॉमन है। 25 माइनस 6y, 25 माइनस 6y, इसमें भी 25 माइनस 6y है, इसमें भी 25 माइनस 8x भी कॉमन है। तो फिर 25 माइनस 6y और माइनस 8x ये सब कुछ कॉमन है, बराबर है? हाँ ठीक है। तो फिर अगर ये पूरा ही कॉमन है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसको उस तरफ शिफ्ट कर लो तो दोनों तरफ इक्वेट होगा, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस y। तो किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पर y डाल दिया जाए, इसको अगर मैं x की जगह पर y डाल दूंगा तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6y
माइनस 14y प्लस 25 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 25 इक्वल टू 0। सही है। और अगर आप लोग x की ये आगे आप लोग को y का टर्म में कोऑर्डिनेट इक्वेशन, और वही जो x इक्वल टू प्लस माइनस y था उसमें x की जगह पर मैंने प्लस y डाला था। अब अगर माइनस y डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8y हो जाएगा माइनस 6y तो प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। मुझे ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मुझे दो ही पॉइंट मिलने हैं, यहाँ मतलब दो रूट तो यही से मिल रहे हैं, दो रूट यहाँ से मिल रहे हैं, तो जैसे 4 पॉइंट हो गए तो मिलना तो दो ही पॉइंट है। इसका मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक होता होगा जिसके रूट्स होते ही नहीं, किसके रूट्स नहीं है इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, 0 रूट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। b स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं, x इक्वल टू माइनस 5 होने नहीं वाला है। एक हो गया x इक्वल टू y, राइट। अब वही अगर मैं y की जगह पर x डाल दूंगा तो x का कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ जाएगा। x का कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या आएगा? अगर x का अगर कोऑर्डिनेट इक्वेशन सही होता तो y की जगह पर क्या रखोगे? x, तो क्या बनेगा? सेम ही बनेगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 इक्वल टू 0। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखते हैं इसके फैक्टराइज अगर होता हो तो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 25 इक्वल टू 0 के फैक्टर्स चाहिए। डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो p ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वाला तो ऑप्शन नहीं मेरे पास रूट्स निकालने के लिए। बट मेरे हिसाब से वो रूट्स आपके जो आएंगे वो ऐसा होता होगा y इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो y इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस रूट ऑफ 196 माइनस 100 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 का 96 होता है ना, 4 रूट 6 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू 7 प्लस माइनस 2 रूट 6 सॉरी 3 रूट 6, तो y सॉरी 2 रूट 6। तो y की दो वैल्यू है, एक y1 हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 6 और एक y2 हो जाएगा 7 माइनस 2 रूट 6, बराबर है। और x1 भी यही आना था ना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन बन जाता। x1 भी क्या आएगा? 7 प्लस 2 रूट 6 और x2 7 माइनस 2 रूट 6। अब हमें चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x1 पर इसको माइनस करोगे क्या कट होता है? 7 7 कट क्या बचा? 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6, तो 4 रूट 6 का स्क्वायर 96। और सेम y1 माइनस y2 करूंगा तो भी तो सेम ही तो है, तो क्या आ जाएगा? 96, बराबर है। तो 96 प्लस 96 कितना देगा? 192। पर मुझे ये भी नहीं करना, मुझे लगता है कि ये भी लेना चाहिए। बोले यहाँ तक तो चलो करना पड़ेगा, और इसके बाद ये जो रूट्स निकाला, अगर वो रूट्स भी नहीं निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे फाइनली तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पर टेंस का कंसेप्ट लगाऊं, अगर टेंस का कंसेप्ट लगाऊं, मैं वो रूट्स निकालू ही नहीं, तो मुझे ये तो पता है ना कि इसके सम ऑफ रूट्स क्या होता है? क्या होता है सम ऑफ माइनस, तो कितना हो जाएगा? 14 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 25। मुझे क्या चाहिए था? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं y1 y2 इंटीग्रल नहीं फाइंड करूँ तो मैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। इसका मिडिल टर्म माइनस 2y1 y2, इसका मिडिल टर्म प्लस 2y1 y2 माइनस 4y1 y2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y1 y2। y1 प्लस y2 कितना है? 14 का स्क्वायर 196, y1 y2 कितना है? 25 और 196 माइनस 100 96
और एक का भी सेम नहीं आता, रूट्स भी नहीं निकालूंगा, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज कर लूंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला का कंसेप्ट वही यूज किया हमने, एसपी इक्वल टू पीएम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88, y square equal to 12x with a parabola and s be its focal. Let PQ be a focal chord of the parabola. PQ be a focal chord of the parabola such that SP and SQ, ऐसे सुनते ही SP into SQ आए तो क्या दिमाग में आता है? क्या होता है? वापस बोलो। SP SQ का आता है तो क्या आता है? SP into SQ इक्वल ST स्क्वायर आता है। मेरे तो ST स्क्वायर नहीं आता, ST स्क्वायर के लिए तो टेंजेंट की बात होनी चाहिए, गलत चीज आ रही है आपकी। सही बात है, SP into SQ ST स्क्वायर होता है, पर इसमें वो नहीं आना चाहिए जिसके लिए T चाहिए, T इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट, तो क्या आना चाहिए? सेमी लेटर सेक्शन वाला कंसेप्ट यूज आना चाहिए। क्या था? SP और SQ का हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या देता है? ये आना चाहिए, हो सकता है ना, हो सकता है कि उसको यूज हो, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट हाँ SP SQ आते पहले तो दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए। और आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, एटलीस्ट जेडब्ल्यू लेवल पे जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक कंसेप्ट नहीं यूज होता, एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं। तो आप सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि अपने पेपर पे जो भी आंसर, मतलब जो भी आप लोग रफ कॉल के लिए पेपर यूज करो, उसके अंदर कंसेप्ट एक बार नोट डाउन कर लो, इसमें ये कंसेप्ट दिख रहा है, और फिर उनको जोड़ने की ट्राई करो। वो पता है ना, क्रिमिनल अपने मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते तो क्रिमिनल्स को पकड़ना होता तो सारे पुलिस वो सारे नोटिस बोर्ड सारे लिखते हैं, फोटो वोटो लगा देते हैं, फिर ऐसे तरीके से सबको जोड़ते हैं वो लोग। तो उनको जो सामने होता है तो दिखता है कि हाँ इससे यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, और हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं, हमें लगता है हमारे माइंड में सब कुछ फिट हो रहता है, हम कुछ लिखते हैं नहीं, इसलिए आपसे क्वेश्चन बनते नहीं है। आप हर चीज लिखा करो, जैसे मेरे को दिखा SP SQ तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि हाँ उसका हार्मोनिक मीन होता है, तो राइट ऑफ SP into SQ अपॉन SP प्लस SQ मुझे 2A देता है, एक बार ये लिख लूंगा, पता नहीं उसका यूज आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखा आगे पढ़ता हूँ, लेट T be the circle described taking PQ as a diameter, taking PQ as a diameter। इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना। अब इसका मतलब ये होगा कि PQ का अगर डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल बना रहा हूं तो सर्कल किसको जाके टच करता है? डायरेक्ट्रिक्स को, है ना, सर्कल किसको जाके टच करता होगा? तो इसका मतलब कि मुझे सर्कल का टेंजेंट पता है, ये सर्कल है, PQ क्या है? फोकल कोड। PQ क्या है? फोकल कोड, है ना। प्रॉपर अगर डायग्राम ड्रॉ करूं पूरा का पूरा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 12x स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है पैराबोला का, इसका फोकस कितना है? y स्क्वायर इक्वल टू 12x का फोकस 3,0। ये P और Q क्या है? फोकल, PQ फोकल कोड है, P और Q क्या है? फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स है, और इनके पैरामीटर्स के बीच में तो रिलेशन होता है, क्या? T1 T2 इक्वल माइनस, वो भी लिख लिए मैंने। फिर मुझे पता है कि इसको जब मैं डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल किसको जाके टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स को। तो मुझे सर्कल का टेंजेंट भी पता है, जो कौन बनने वाला है? डायरेक्ट्रिक्स। और y स्क्वायर इक्वल टू 12x जो पैराबोला उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इक्वल टू माइनस x, और ये हमारा 3 x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इतनी सारी ये सब चीजें हैं हमारे। अब इसको यूज करके मुझे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, मुझे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है? SP into SQ क्वेश्चन में दिया हुआ है, SP into SQ कितना दिया हुआ है? 147/4। A कितना है मेरा? 3। A कितना है? 3। तो A 3 है तो ये कितना देगा? 6। और SP into SQ हमें दिया हुआ है 147/4, तो 147/4 अपॉन 6,
इक्वल टू SP प्लस SQ। तो ये 2 to the 4 क्या हो जाएगा 147/12। ये किसकी वैल्यू है? SP प्लस SQ मतलब कौन? PQ। और PQ कौन है? डायमीटर। PQ डायमीटर है तो उसका रेडियस तो मिल गया। रेडियस कितना हो गया? 147/24। जब रेडियस पूछा तो रेडियस ऐसे मिल जाता 147/24, बट उनको पूरा सर्कल का इक्वेशन चाहिए। अब पूरा सर्कल का इक्वेशन चाहिए तब क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच होगा तो फिर एक्स डाल सकते हैं। सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है तो फिर x -3 सर्कल की इक्वेशन। इसमें x -3 डाल देना सर। इसमें अल्फा और बीटा दो नहीं होना है। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? इनफैक्ट सर्कल का इक्वेशन आप लोग देखोगे तो ऑलरेडी दिया, और लास्ट में आपको क्या ढूंढना है? बीटा और अल्फा। मतलब कितने अननोन है? 2। कितने अननोन है? 2। तो अब मेरे को इसका कि मुझे 2 इक्वेशन भी अगर मिल जाते हैं फिर तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं सोल्व करने का। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मुझे बीटा और अल्फा के 2 रिलेशन मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो रेडियस आपको पता चल चुका है, उसका सेंटर पहले 64 से डिवाइड कर लोगे पूरे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा? x² प्लस y² माइनस अल्फा बाई 64x माइनस √3 बाई माइनस बीटा बाई 64 इक्वल टू 0। इसका रेडियस, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर 28 कितना होगा? अल्फा बाई 128 3/2। रेडियस रूट ऑफ g² प्लस x² माइनस c, मतलब माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 64। और वो किसके बराबर है? 147/24। करेक्ट। यहाँ से रूट हटाऊंगा तो मतलब स्क्वायर कर लूंगा दोनों तरफ तो रूट हटेगा। एक रिलेशन बन गया अल्फा और बीटा का। एक ये कंसेप्ट हो सकता है, एक रिलेशन बन गया। दूसरा ये जो x = -3 है वो इसका टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो सेंटर से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देगा? रेडियस। अगर टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देगा? रेडियस। तो ये इक्वेशन क्या है? x + 3 = 0 है ना। ये क्या है? x + 3 = 0। तो यहाँ से लेके अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो क्या लिखूंगा? अल्फा बाई 128 प्लस 3 डिवाइडेड बाई √1, सही है, इक्वल टू 147/24। यहाँ से डायरेक्टली किसकी वैल्यू आनी है? अल्फा की। और वही अल्फा को इसमें पुट कर लेना तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीटा। और आपको फाइनली चाहिए तो क्या? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा भी एक ट्राई कर तो हो सकता है कि इजी अगर और हो जाए। क्या मतलब x -3 इक्वेशन में डालेंगे और तो वो इतना इजी नहीं हो तो x = -3 रखोगे तो वापस जो इक्वेशन बनेगा वो अल्फा बीटा के टर्म्स में रहेगा। d0 लोगे तो उसमें अल्फा बीटा दोनों आएगा। मतलब वो है ऑप्शन, बट मतलब तो से इजी नहीं है। अगर मुझे P और Q के पॉइंट अगर कैसे भी अगर दिख जाए तो फिर डायमेट्रिक फॉर्म बना के इक्वेट कर सकता था सर्कल की इक्वेशन के साथ, तो अल्फा बीटा मिल जाता है ना। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो उसके लिए अपने ये सोचते हैं कि P और Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या? P का कोऑर्डिनेट जबकि मुझे पता भी है क्या होता है? 80² 280। ये कितना था इसका? 3। तो 3t² 60 और t1 t2 -1 होता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट 3/t² -6/t। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया? t1 t2 इक्वल टू माइनस, तो 6 का अगर t मिल जाए
मतलब यहाँ से जो निकाला था, हाँ ये पैराबोला में कौन सा पैरामीटर दोनों तरफ सेटिस्फाई कर देते टी मिलेगा नहीं उससे। ठीक है, टी स्क्वायर को 280 वहीं से निकालेंगे, तो अगर इसको रखोगे इसके अंदर y स्क्वायर को पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। पर हाँ ये कर सकते हैं। PQ कितना है सर? 147/12 और PQ का लेंथ के डायरेक्टली फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है। पॉइंट पता हो तो कौन सा? पॉइंट पता हो तो कौन सा? A इंटू टी प्लस 1/t का सही है। 3 से अगर इसको कैंसिल करूंगा तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है ना? तो 49/12 हो गया। तो देखो ना, मुझे लग रहा है कि शायद ये सबसे ज्यादा इजी है, तो ये भी इसी से थोड़ी वैल्यू थोड़ी अजीब सी की है। यहाँ तक पहुंचे ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 49/12। और मुझे ढूंढना था सर्कल का इक्वेशन। ये जो दोनों हैं वो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट और डायमीटर का अगर एक्सट्रीम पॉइंट तो कौन सा फॉर्मूला? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। मैं जब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो लास्ट में ये मिल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x इंटू ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस 6y इंटू माइनस 6y इंटू t माइनस 1/t और माइनस 37 इक्वल टू 0। लास्ट में ये अच्छा, मैं क्यों ये कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे वहां पर ये दिख गया था कि t ढूंढना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि t प्लस 1/t की वैल्यू रूट में आ रही है और फिर अभी जब t ढूंढने के लिए एलसीएम लोगे तो t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगा। तो
टी मुझे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है और मुझे दिखता है कि इसके रूट्स नहीं निकल रहे, तो फिर मैं डिस्क्रिमिनेंट में बहुत कम जाता हूँ, फिर बहुत ऐसा होगा कि जरूरत ही पड़ गई कि जाना ही पड़े, वरना फिर वो सम ऑफ रूट्स और वो सब सोच लेता हूँ। तो इसमें भी यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1/t², इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2, मिडिल टर्म कितना होगा, तो मुझे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² चाहिए था, वो किसके बराबर हो जाएगा, 49/12 माइनस 2, तो 49/12 माइनस 2, तो मुझे टी की वैल्यू ढूंढनी नहीं पड़ी वहां। तो अब यहाँ है t माइनस 1/t, मेरे पास t माइनस 1/t नहीं, मेरे पास t प्लस 1/t, तो t माइनस 1/t और t प्लस 1/t का रिलेशन क्या होता है, t प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 4 करते हो आप, t प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 4 करते हो, तो इसका मिडिल टर्म कितना होगा, प्लस 2, माइनस 4 करूंगा तो t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/t का स्क्वायर क्या बन जाएगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1/t, तो मेरे पास t प्लस 1/t की वैल्यू है ऑलरेडी, t प्लस 1/t का स्क्वायर ही है, कितना है 49/12, यहाँ पर क्या डालूंगा 49/12 माइनस 4, 49/12 माइनस 4 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, मतलब कहने का मतलब तो वो सारी वैल्यूज है इसमें पुट कर लूंगा तो डायरेक्टली मुझे एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, उस सर्कल को इक्वेट करेंगे जो हमें दिया हुआ है, मतलब जो भी ठीक है, जो भी आएगा वैल्यू डाल के जो भी आएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली जो भी सर्कल की इक्वेशन है उसको इक्वेट कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा, सही है, 1/12 आएगा, 1/12 का स्क्वायर रूट क्या होता होगा, इसीलिए आप देखोगे तो आप लोग आंसर में भी रूट 3 है, रूट 12 क्या हो जाएगा आप लोग का 1/2 रूट 3, चेक ये भी कर सकता था, पर ठीक है, वहां पर जो भी आपको क्लिक करे, 2-4 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें तो कोई भी हेल्प ले लो। उसके बाद वाला 89 क्या बोला हुआ है, 89 से लेट ABCD बी ए ट्रेपेजियम whose vertices line on the parabola y square equal to 4x, एक ट्रेपेजियम है जिसका वर्टाइसिस लाइन नहीं होगा, लाई होगा, वर्टाइसिस लाई ऑन द पैराबोला y square equal to 4x, let the sides AD and BC of the trapezium be the parallel to the y axis, ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं, तो दोनों साइड किसको पैरेलल दे रखे हैं, y एक्सिस को, एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं, y square equal to 4x, y square equal to 4x, जब लोग का स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया राइट साइड है, अब उसके अंदर क्या बोला है कि ट्रेपेजियम लेना, ट्रेपेजियम में ABCD के दो साइड को पैरेलल टू द y एक्सिस लेने को बोला है, let the sides AD and BC of the trapezium be the parallel to the y axis, तो A, B, C and D, AD and BC are parallel to the y axis, फिर क्या बोला, if the diagonal edges of the length 25/4, इसको ज्वाइन करते हैं, ये क्या मिला आपको, ट्रेपेजियम, क्या मिला ये आप लोग को, ट्रेपेजियम, उस ट्रेपेजियम का if the diagonal edges of the length 25/4, AC का लेंथ 25/4 दिया हुआ है, और कहां से पास हो रहा है 1,0 से, अच्छा पैराबोला क्या है y square equal to 4x, इसका a कितना, डेंगाई के तो फोकस से पास हो रहा है, और अगर ये फोकस से पास हो रही है तो फोकल कोड है, क्या फिर तो ये फोकल कोड डेंगाई का फोकल कोड का लेंथ दिया हुआ है, आपको फोकल कोड का लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लास्ट में पूछा गया है कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD क्या होगा, आपको इस ABCD का एरिया ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, ABCD का एरिया, बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला
एरिया इक्वल टू और ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये तो आता होगा 11 तक पहुंचे हो तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो लास्ट में लोगों को इसको यूज करना है। तो कैसे फाइंड करें? लेंथ ऑफ एसी 25/4 है और एसी हमारा फोकल कोड भी है। ए कितना है इसका? 1। ए कितना है? 1। एक काम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कोड को यूज करते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कोड की फॉर्मूला a इंटू t प्लस 1/t का a1 है। a1 है। एक 1 का स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस और माइनस, तो t प्लस 1/t इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। t प्लस 1/t इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। कोई भी ले ले तो अभी के लिए t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2 एलसीएम लो कर 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 सॉरी इक्वल टू 5t। तो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। फैक्टराइज 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। 2t माइनस 1 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 1/2 और t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 1/2 और t इक्वल टू 2। ये ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप बोले तो सर आपने प्लस लिया, माइनस लेंगे तो अगर आप यहाँ पर माइनस लोगे तो यहाँ पर 5t की जगह पर क्या आएगा? -5t दूसरी तरफ जाएगा तो फिर क्या हो जाता होगा? 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। इस केस में 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे दो फैक्टर कौन से आएंगे? 2t प्लस 1 है t प्लस 2। तो t इक्वल टू माइनस 1/2 और t इक्वल टू माइनस 2। ये कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर कॉमा 2AT तो t स्क्वायर कॉमा 2t स्क्वायर कॉमा 2t। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट फोकल कोड का दूसरा पॉइंट 1/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2/t। कौन सी प्रॉपर्टी? t1 t2 इक्वल टू माइनस 1। तो t का कोऑर्डिनेट क्या है? 1/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2/t। ठीक है, राइट। तो आपके पास t की वैल्यू 1/2। अगर t को अगर आप 1/2 रखोगे तो आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटी है। इसमें से क्या नहीं चलेगा? आपको क्या लग रहा है कौन सी पॉसिबल नहीं है? अगर आप t को अगर नेगेटिव रखते हो, t को अगर मैं माइनस लेता हूँ, अगर t को मैं माइनस लूंगा तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट में y कोऑर्डिनेट कैसे पॉजिटिव होता है? इसमें ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होता होगा। तो आपके पास ये पॉसिबल वैल्यू है। अगर इसमें अगर मैं t को अगर 1/2 रखूंगा तो आपका a का कोऑर्डिनेट, मतलब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा आपके पास a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा t को 1/2 रखोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1/4 तो फिर उस केस में नीचे वाला 4 -1। t को क्या रखा था? 4 -4। अब अगर 2 रखते हैं तो क्या होता कोऑर्डिनेट? 2 रखते अगर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 4 और यहाँ पर 1/4 -1।
1/4 को -1 होता है ना, तो देखो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही पॉइंट मिल रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही पॉइंट मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ए और सी मिल गया, आपको क्या ढूंढना था, ट्रेपेजियम का एरिया। तो उसके लिए अगर मेरे पास ये पॉइंट है तो मेरे को ये पॉइंट पता होगा, कैसे पता होगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, किसको पैरेलल है, किसको पैरेलल है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला, सिमेट्रिक भी होता तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो डिस्टेंस ये होगा, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है, कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/4 को -1 क्या हो जाएगा 1/4 को -1, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर ये 4 -4 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4 सही है। तो 1/4 -1 आ गया ये, और ये पॉइंट आ गया 4 बाकी तो हो ही जाएगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका हाइट बन जाएगा। ये पॉइंट कितना होगा 1/4 0, और ये पॉइंट कितना होगा, आपका हाइट कितना 4 - 1/4, हाइट कितना हो जाएगा 4 - 1/4, और ये लेंथ कितना हो जाएगा 1 + 1 2। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है कहीं पर तो AD 2 आ जाएगा, और ये कितना देगा 4 + 4 8, और हाइट 4 - 1/4 सही है। तो 8 + 2 10 10/2 5, और यहाँ पर 4 - 1/4 कितना हो रहा है, देखो ना आंसर है कुछ यही है। तो आप देखो, तो जहां पर भी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इनके सबके कंसेप्ट हमारे पास, बस उसको लगाना आना चाहिए आप लोग। तो वही है पहले कंसेप्ट, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन। कल जो हम लोगों का प्रैक्टिस क्लास होगा उसमें इसी को डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस को।